ओके, हम आज शुरू करेंगे थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। लास्ट हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास पे कंप्लीट किया था। अब आगे सिर्फ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बच रहा है और आईए से डेविएशन है। इतना कंप्लीट करने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको पूरा रीड करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा ही नहीं क्या लिखा है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो मैंने मार्क किया है मार्क कर लेना। अब क्या होता है, सोलर रेडिएशन सन से आ रहा है, ठीक है। सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है। अब एटमॉस्फेयर बीच में जो आता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता ये सनलाइट, क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। याद रखना, सन से जो अर्थ तक सोलर रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। ये एटमॉस्फेयर इससे हीट नहीं होता है। एटमॉस्फेयर ये शॉर्ट वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन क्या होती है, पास थ्रू हो जाती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। अब वो सनलाइट आई, सनलाइट अर्थ तक आई। अर्थ तक आई कैसे, एटमॉस्फेयर से पास थ्रू होके। एटमॉस्फेयर ने बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया। अब अर्थ के सरफेस पे आके अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली सारी सनलाइट, ठीक है। एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए अर्थ एकदम गर्म हो गया। अब अर्थ एकदम गर्म हो गया, अब वो कैसे एक्ट करेगा, वो हीटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अर्थ एकदम गर्म हो गया, सनलाइट आई सन से अर्थ तक आई, बट बीच में एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं करा है। एटमॉस्फेयर से पास थ्रू हो गया ये, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अर्थ क्या करेगा, हीटर की तरह एक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। तो हुआ क्या कि सन से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हुआ। सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, अर्थ तक आई, उससे एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हुआ है। एटमॉस्फेयर किससे गर्म होगा, अब अर्थ से। अर्थ हीटर की तरह एक्ट करेगा, हीटर की तरह एक्ट करेगा। अब अर्थ से एटमॉस्फेयर गर्म होगा, ठीक है। इधर ये लाइन लिखी है ना, द एटमॉस्फेयर इज थर्स हीटेड फ्रॉम बिलो एंड नॉट फ्रॉम अबव। अबव से क्यों नहीं हुआ, ये तो पता चल गया। सन से सनलाइट आई, अर्थ तक आई, इसमें बीच में एटमॉस्फेयर से पास थ्रू हो गई, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं की, इसलिए सन से एटमॉस्फेयर हीटअप नहीं होता है, ये पता चल गया। अब अर्थ से कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये जो ये एटमॉस्फेयर सन से क्यों हीट नहीं होता है मैंने बार बार रिपीट किया, बिकॉज आपके दिमाग में बैठ जाए। ये इम्पोर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, है ना। अब क्या हुआ, मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। सन से सनलाइट आई, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं किया, एटमॉस्फेयर से पास थ्रू हो गई। अब अर्थ के पास आई, सन से कौन सी रेडिएशन आई, शॉर्ट वेव रेडिएशन आई। एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं किया, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अर्थ क्या करेगा, अब अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करेगा अर्थ। एंड इससे एटमॉस्फेयर जो है गर्म होगा। कि कैसे करेगा, फोर की प्रोसेस है जिससे अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को हीट करता है। ओके, पहला प्रोसेस कंडक्शन बाय टचिंग। ओके, एयर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ वो हीट हो जाती है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि एयर जो है गुड कंडक्टर नहीं है हीट की, इसीलिए बहुत कम होता है ये और बहुत स्लो प्रोसेस है। कंडक्शन में क्या होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर होती है ग्राउंड से वो हीट हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस था कंडक्शन। नाउ कन्वेंशन, मूवमेंट ऑफ वार्म एयर। क्या होता है कि वार्म एयर जो है वो लाइट वेट होती है। वो लाइट वेट होती है इसलिए वो ऊपर राइज करती है, ऊपर राइज करती है और बाकी के एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। वार्म एयर होती है, वो ऊपर राइज होती है, बाकी के एटमॉस्फेयर को गर्म करती है और क्या क्रिएट करती है, कन्वेंशन करंट्स क्रिएट करती है, ठीक है। कन्वेंशन करंट्स क्रिएट करती है और हीट को ऊपर ले जाती है। कन्वेंशन करंट्स क्या होता है, जो ऊपर नीचे मूवमेंट होती है एयर की बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी, उसको कन्वेंशन करंट्स बोलते हैं। ओके, सो पहला मेथड क्या था, कंडक्शन। जो एयर होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में विद द ग्राउंड गेट्स हीटेड फर्स्ट। ओके, बट ये स्लो प्रोसेस होती है, क्यों, क्योंकि एयर गुड कंडक्टर नहीं है। अब दूसरी प्रोसेस कन्वेंशन, मूवमेंट ऑफ वार्म एयर। वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है क्योंकि वो लाइट होती है। ये क्या क्रिएट करती है, कन्वेंशन करंट क्रिएट करती है जो हीट को ऊपर ले जाती है। कन्वेंशन करंट क्या होता है, ऊपर नीचे मूवमेंट जो होती है एयर की,
बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ओके, तीसरी प्रोसेस है रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसफर बाय वेव्स। अर्थ क्या एमिट करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। अर्थ एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। वो एमिट करती है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसको री रेडिएट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, और सम ऑफ दिस हीट वार्म्स द एटमॉस्फेयर। ओके, रेडिएशन से क्या होता है? अर्थ एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ एमिट करती है, अर्थ एमिट करती है, इसलिए क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड इसको री रेडिएट करता है सभी डायरेक्शन में, और ये जो हीट री रेडिएट करता है ग्रीन हाउस गैसेस, इस हीट की वजह से एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। ठीक है, पहला प्रोसेस कंडक्शन, बाय टचिंग अर्थ इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड गेट्स हीटेड फर्स्ट। ओके, सॉरी ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। ओके, नाउ कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है? वार्म एयर ऊपर राइज करती है, क्यों? क्योंकि ये लाइट होती है, वार्म एयर लाइट होती है, इसीलिए ये ऊपर राइज करती है। राइज करती है इसलिए क्या क्रिएट करती है? कन्वेंशन करंट्स। कन्वेंशन करंट्स क्रिएट होता है और ये हीट को अपवर्ड्स कैरी करते हैं। तीसरी प्रोसेस रेडिएशन। अर्थ हीट को एमिट करती है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये कौन एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में री रेडिएट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इससे हीट हो जाता है एटमोसफियर। ओके, ये थर्ड प्रोसेस था। नाउ फोर्थ प्रोसेस लेटेंट हीट। व्हाट डज लेटेंट मीन? हिडन। ओके, ये बहुत पावरफुल वे है। ओके, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वे है जिससे एटमॉस्फेयर हीट होता है। अब होता क्या है इसमें कि वाटर जो है वो हीट को साथ में लेकर इवापोरेट होता है, इसलिए वाटर वेपर में हीट स्टोर हो जाती है। वाटर वेपर में हीट स्टोर हो जाती है, और फिर जब वो ऊपर एयर में वाटर वेपर जब सब्लिमेशन कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करता है, तब वो क्या करता है कि हीट को रिलीज कर देता है वाटर वेपर, इसलिए हीट फिर एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती है। ओके, ये फोर्थ प्रोसेस है लेटेंट हीट, हीट छुपी हुई हीट। ओके, इससे क्या होता है? बहुत पावरफुल वे है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि वाटर वेपर, वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ये हीट को साथ में लेकर इवापोरेट होता है, इसलिए वाटर वेपर में हीट स्टोर हो जाती है। फिर जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंसेशन सब्लिमेशन के अंदर जाता है और वाटर वेपर जो है वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, तब हीट को रिलीज कर देता है, इसलिए हीट फिर एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। ठीक है, चार प्रोसेस समझाया मैंने। सबसे पहला प्रोसेस कंडक्शन बाय टचिंग। इसमें क्या होता है? एयर जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ग्राउंड से, इसलिए हीट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। कन्वेंशन, कन्वेंशन में क्या होता है? वार्म एयर लाइट होती है, वो राइज करती है, कन्वेंशन करंट्स फॉर्म करती है और हीट को ऊपर ले जाती है। फिर रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है कि अर्थ जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उसको री रेडिएट करते हैं सारे डायरेक्शन में, और ये हीट जो है एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। ठीक है, ये तीन प्रोसेस थी सेंसिबल हीट की, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। अब लेटेंट हीट, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन वाली प्रोसेस। इसमें क्या होता है? वाटर जो है वो इवापोरेट होता है हीट को साथ में लेकर, वाटर वेपर में हीट स्टोर रहती है, फिर जब वाटर वेपर क्लाउड्स फॉर्म करता है तब वो हीट को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, और क्लाउड फॉर्म कर लेता है, इसलिए हीट जो है एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। लेटेंट हीट बहुत ज्यादा पावरफुल वे है एटमॉस्फेयर को गर्म करने का। ठीक है, ये इधर लिखा है सेंसिबल हीट 23% एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, और लेटेंट हीट 77% एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। ठीक है, समझ आ गया थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? Okay, now troposphere.
ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का लोएस्ट पोर्शन है ट्रोपोस्फियर. It extends from the surface of the earth up to height of 16 to 18 kilometer at equator and 8 to 10 kilometer at poles. सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर 16 टू 18 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे, और सरफेस से लेकर 8 टू 10 किलोमीटर तक होता है पोल्स पे. ठीक है. सॉरी, इसमें मेरी आवाज़ चली गई थी. तो मैं ये समझा रही थी कि इक्वेटर पे हाइट ट्रोपोस्फियर की ज़्यादा होती है पोल्स से. पोल्स पे थोड़ी हाइट कम होती है ट्रोपोस्फियर की. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है. डायरेक्ट सनलाइट होती है इसीलिए एयर वार्म ज़्यादा होती है. एयर वार्म ज़्यादा होती है इसलिए वार्म एयर लाइटर होती है तो वो ज़्यादा राइज करती है. इसलिए ट्रोपोस्फियर की हाइट ज़्यादा होती है इक्वेटर पे और पोल्स पे कम होती है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है. वहाँ ज़्यादा वार्म एयर नहीं होती है, कूल एयर होती है. कूल एयर थोड़ी हैवी होती है तो वो ज़्यादा राइज नहीं करती है इसीलिए. ओके. The cause of higher height at equator is the rising of hot convection currents. मैंने बताया ना, गर्म एयर ऊपर राइज करती है इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा हाइट पे है ट्रोपोस्फियर. ओके. In this layer, the ascending hot air gradually cools and the temperature falls with the height at the rate of about 6.5 degrees Celsius per kilometer. हम जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल करता है, हमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं. कितने रेट पे डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना. इसको लेप्स रेट बोलते हैं. लेप्स रेट मतलब क्या होता है? जिस रेट पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ उसे लेप्स रेट बोलते हैं. ठीक है, मैं इधर नीचे डेफिनेशन डाल दूंगी. ट्रोपोस्फेयर इज जनरली अनस्टेबल. क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जो एयर है वो घूमती रहती है, राइज होती रहती है. फिर इसमें टेम्परेचर फॉलिंग और मिक्सिंग और ये सब कुछ बहुत होता है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट मिक्सिंग. ये जो एयर घूमती रहती है एंड जो इसमें मिक्सिंग वगैरह होते हैं, टेम्परेचर राइज वगैरह होता रहता है, इसको टर्बुलेंट मिक्सिंग बोलते हैं. इसलिए वेदर चेंजेस बहुत आता है ट्रोपोस्फियर में, इसलिए ट्रोपोस्फियर अनस्टेबल होता है. ठीक है. All kind of weather occurs within the layer due to turbulent mixing. ठीक है, turbulent mixing की वजह से वेदर बदलता रहता है. ठीक है, इसलिए ट्रोपोस्फियर अनस्टेबल है. Also most of the flying is done in this layer. फ्लाइंग यही लेयर में होती है. ठीक है. About 75% of the atmospheric mass and the 99% of water vapor and aerosols lie within the troposphere. It is classified as lower troposphere, mid troposphere, upper troposphere. Lower troposphere is from surface to 2.1 kilometer, mid troposphere 2.1 kilometer to 7.6 kilometer, upper troposphere 7.6 kilometer to tropopause. Okay. 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फेयर में ही है. 99% ऑफ वाटर वेपर भी इधर ही है. एरोसॉल्स ये सब ट्रोपोस्फियर में ही है. 3 पार्ट्स में ट्रोपोस्फियर डिवाइड किया है, लोअर, मिड, अपर. ओके. The equator is much warmer than the poles and tropopause is much higher at equator. Hence, warmer the surface, higher is the height of tropopause. ट्रोपोपोज कहाँ होता है? एकदम ट्रोपोस्फियर के एंड में ट्रोपोपोज होता है. ट्रोपोपोज ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में होता है. ठीक है. इक्वेटर पे, इक्वेटर जो होता है वो पोल से गर्म होता है, इसलिए ट्रोपोपोज जो है वो इक्वेटर पे थोड़ी ज्यादा हाइट पे होता है. इसलिए जितना वार्म सरफेस उतनी ज्यादा हाइट ट्रोपोपोज की. ठीक है. नाउ ट्रोपोपोज. It is the top of the troposphere and makes the boundary between troposphere and stratosphere. ट्रोपोस्फियर के टॉप पे होता है ट्रोपोपोज और बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में होता है ट्रोपोज. ठीक है. At tropopause, the lapse rate reduces to 1 to 2 degrees Celsius per kilometer or temperature stops falling with height. ट्रोपोस्फियर में लेप्स रेट क्या था? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इधर कितना है? 1.2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इधर क्या होता है?
कि टेम्परेचर फिर बंद हो जाता है, हाइट के साथ फॉल करना टेम्परेचर बंद हो जाता है, ठीक है। The height of the tropopause is controlled by surface temperature, latitude, season, land, sea distribution and synaptic situation, ठीक है। ट्रोपोपोज की हाइट किस पे डिपेंड करती है? ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, ओके। टेम्परेचर इज हायर ओवर द इक्वेटर देन द पोल्स। टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होता है? इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है, ठीक है। ट्रोपोपोज इज एट लोअर हाइट इन विंटर्स देन इन समर। ट्रोपोपोज नीचे होता है थोड़ा विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में वार्म एयर होती नहीं है ज्यादा, इसीलिए। समर्स में ऊपर होता है क्योंकि वार्म एयर होती है वो राइज करती है और ट्रोपोस्फियर को ऊपर खींच के रखती है, ठीक है। ये जो चार फैक्टर थे मैं डिटेल में समझाती हूँ। सरफेस टेम्परेचर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कैसे डिपेंड करती है? सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा तो ट्रोपोस्फियर हायर, सरफेस का टेम्परेचर कम तो ट्रोपोस्फियर थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। लेटीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है? इक्वेटर पे 16 टू 18 किलोमीटर पे ट्रोपोपोज होता है। पोल्स पे कहाँ होता है? 8 टू 10 किलोमीटर पे होता है। सीजन पे कैसे डिपेंड करता है? समर में ट्रोपोपोज थोड़ा ऊंचा होता है, विंटर्स में थोड़ा नीचा होता है, ठीक है। लैंड से डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर, ठीक है, इसलिए उसकी ऊपर की जो एयर है वो उससे अफेक्ट होती है। अब सिनोपेटिक सिचुएशन, large scale pressure and weather systems also affect height, ठीक है। प्रेशर और वेदर की जो सिस्टम्स होती है जो लार्ज स्केल पे होती है वो भी अफेक्ट करता है हाइट पे, ठीक है। इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट अप टू ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ फॉल होता है ट्रोपोपोज तक, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। Above 8 kilometers, the poles start warming up and becomes warmer than equator. Thus, this is a reversal temperature and density above 8 kilometers. बट 8 किलोमीटर के ऊपर पोल्स में क्या होता है? पोल्स जो है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है 8 किलोमीटर के बाद, तो पोल्स गर्म हो जाते हैं इक्वेटर से ज्यादा। ये रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी उल्टा हो गया 8 किलोमीटर के बाद। अभी तक क्या हो रहा था कि इक्वेटर गर्म था और पोल्स ठंडे थे, और जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। अब सब उल्टा हो गया। अब 8 किलोमीटर के बाद इक्वेटर कंपेरेटिवली ठंडा है पोल से, पोल्स कंपेरेटिवली गर्म है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हम जैसे ऊपर जा रहे हैं। ये रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी अबव 8 किलोमीटर ये होता है। ये स्ट्रेटोस्फियर में मैं अच्छे से बताती हूँ, ओजोन की वजह से ये होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। There are two regions where tropopause abruptly changes height called breaks or folds at about 40-degree latitude and 60-degree latitude. Break at 40-degree lat is more prominent. Jet streams occurs at these breaks. These breaks broadly divide the tropopause into three sections, ठीक है। अब ब्रेक्स एंड फोल्ड्स होता है ट्रोपोपोज में। क्या होता है? अचानक चेंजेस आने लगता है ट्रोपोपोज पे एट 40 डिग्री लेटीट्यूड और 60 डिग्री लेटीट्यूड के अराउंड। ट्रोपोपोज में क्या होता है? सडन चेंजेस आने लगता है सडनली, ओके। इसलिए हाइट चेंज होती है। अब ये चेंजेस को क्या बोलते हैं? ब्रेक्स और फोल्ड्स, ब्रेक्स या तो फोल्ड्स। अब ये क्या करते हैं? ट्रोपोपोज को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ट्रॉपिकल ट्रोपोपोज, मिड लेटीट्यूड ट्रोपोपोज, पोलर ट्रोपोपोज, ओके। ब्रेक्स एंड फोल्ड्स ट्रोपोपोज में जो होता है वो जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। जेट स्ट्रीम मैं डेफिनेशन नीचे डाल रही हूँ। जेट स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करती है ना, उसको जेट स्ट्रीम बोलता है। तो ये ब्रेक्स एंड फोल्ड्स उसी जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है, ओके। Polar tropopause. It occurs near 300 hectopascal level polewards of latitude 45 degree to 60 degree. It may be noticed occasionally over Srinagar, Jammu and Kashmir in winters when polar air incursion occurs. Polar front jet stream is found at its southern end. अब पोलर ट्रोपोपोज क्या है? जो ट्रोपोपोज एग्जिस्ट करता है पोलर रीजन्स के ऊपर उसको पोलर ट्रोपोपोज बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी हाइट बहुत कम होती है। मैंने बताया था कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है तो राइज नहीं करती है, इसलिए इसकी हाइट कम होती है पोलर ट्रोपोपोज की, ठीक है।
तो ये कहाँ पाया जाता है? तो 300 हेक्टोपास्कल प्रेशर लेवल पे ये पाया जाता है, अराउंड 9 to 10 किलोमीटर हाइट पे होता है ये, एंड 45 to 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। यहाँ विंटर्स में क्या होता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर एरिया में पोलर एयर इंकर्जन होता है। पोलर एयर इंकर्जन क्या होता है, जो एकदम ठंडी हवा जो होती है ना, वो पोलर रीजन से लोअर लेटिट्यूड्स पे आती है, लोअर वार्मर लेटिट्यूड्स में आती है, ठीक है। इसको पोलर एयर इंकर्जन बोलते हैं। Polar air incursion is the movement of very cold air from the polar regions into lower warmer latitudes. Okay? तो विंटर्स में श्रीनगर जम्मू कश्मीर एरिया में क्या होता है कि पोलर एयर जो है वो साउथ की तरफ मूव करती है। पोलर एयर इंकर्शन होता है, इसलिए पोलर एयर साउथ की तरफ मूव करती है। ये इसकी वजह से पोलर ट्रोपोपोज जो है वो नीचे आ जाता है, थोड़ा सा वो नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है इसीलिए वो नोटिस हो सकता है, ठीक है। वो नोटिस हो सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कोल्ड वेव, स्नोफॉल, स्टॉर्मी वेदर ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लो। इट मे बी नोटिसेबल ओकेशनली ओवर श्रीनगर जम्मू कश्मीर इन विंटर्स व्हेन पोलर एयर इंकर्जन ऑकर्स। नाउ पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। एकदम स्काई में एकदम ऊपर 9 to 12 किलोमीटर पे एक बहुत फास्ट विंड होती है, जैसे रिवर ऑफ एयर है वैसा ही लगता है। बहुत फास्ट विंड होती है, कहाँ पे? 9 to 12 किलोमीटर पे ऊपर, है ना। तो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, इसको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है अर्थ के अराउंड, ठीक है। और ये क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि कोल्ड पोलर एयर है नॉर्थ में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पास कोल्ड पोलर एयर है, और वार्म ट्रॉपिकल एयर कहाँ है? साउथ में। साउथ में वार्म ट्रॉपिकल एयर है, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स होती है पोलर फ्रंट पे, ये दोनों मिक्स होती है, ये दोनों मिलती है, मतलब ये दोनों मिलती है तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इन दोनों में। ऑब्वियसली ये कोल्ड है, जो नॉर्थ से आ रही है वो कोल्ड है, और जो साउथ से आ रही है वो वार्म है। तो एयर प्रेशर रैपिडली चेंज होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉर्म होती है, इसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या है? 9 to 12 किलोमीटर अप हाई इन द स्काई ये होता है, ठीक है। वेरी फास्ट विंड लाइक रिवर ऑफ एयर, इसको हम पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सदर्न एंड पे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही था कि पोलर ट्रोपोस्फियर कहाँ पाया जाता है? 300 हेक्टोपास्कल लेवल पे, और लेटीट्यूड 45 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। और ये श्रीनगर, उस पे श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में पोलर एयर इंकर्जन होता है। कोल्ड एयर नीचे लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड्स में मूव करती है। पोलर एयर जो है साउथ की तरफ मूव करती है, इसलिए पोलर एयर इंकर्शन होता है। इसलिए वहां पे एकदम ट्रोपोस्फियर, पोलर ट्रोपोस्फियर नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है इसलिए क्या होता है कि कोल्ड वेव, स्नोफॉल, स्टॉर्मी वेदर ये सब होता है, ठीक है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये क्या होता है? 9 to 12 किलोमीटर में हाई अप इन द स्काई एक वेरी फास्ट विंड होती है, जैसे कि रिवर ऑफ एयर, ये होती है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ये क्यों होती है? क्योंकि जो नॉर्थ है वहां से आ रही है कोल्ड पोलर एयर, अब साउथ से आ रही है वार्म ट्रॉपिकल एयर, ये दोनों मीट होती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, एयर प्रेशर अचानक से बदलता है, और स्ट्रॉन्ग विंड फॉर्म होती है, इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये भी सदर्न एंड पे पोलर जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है, ठीक है। इतना ही था पोलर ट्रोपोपोज में, अब ये मार्क कर लीजिए। Tropical tropopause, it is usually at 100 hectopascal level. It extends from equator to latitude 35 to 40 degree. Over India, it is found about 16 to 16.5 किलोमीटर। ट्रोपोपोज हमें कहाँ मिलता है? 100 हेक्टोपास्कल लेवल पे। ये इक्वेटर टू लेटीट्यूड 35 डिग्री टू 40 डिग्री पे होता है, और इंडिया में कहाँ मिलता है?
16 to 60.5 किलोमीटर पे इंडिया पे ये ट्रॉपिकल ट्रोपोपोज नॉर्मली होता है, ठीक है। नाउ मिडिल ट्रोपोपोज इट ऑकर्स नियर 200 हेक्टोपास्कल बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल ट्रोपोपोज इन इंडिया इट इज अबाउट 11.5 किलोमीटर इन विंटर्स इट मे बी एट 23 डिग्री नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऑकर्स एट इट्स सदर्न एंड। मिडिल ट्रोपोपोज कहाँ मिलता है? 200 हेक्टोपास्कल में पोलर ट्रॉपिकल ट्रोपोपोज के बीच में ही होता है मिडिल ट्रोपोपोज। ये इंडिया में कहाँ तक होता है? 11.5 किलोमीटर के अराउंड मिलता है और विंटर में 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऑकर्स एट इट्स सदर्न एंड। बहुत सिंपल है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वही है जैसे जो पोलर जेट स्ट्रीम था, फास्ट मूविंग एयर, उसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये वो पोलर जेट स्ट्रीम कहाँ था? पोलर रीजन्स पे था। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स में है। यही सेम रीजन है, ये क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रॉपिकल पे वार्म एयर होती है, कूलर एयर होती है वो नॉर्थ की तरफ से आ रही होती है, ये दोनों मिक्स होते हैं, अचानक से सब चेंज होने लगता है, इसलिए ये फॉर्म होता है, ठीक है। सदर्न एंड पे ऑकर होता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम occurs at its southern end, southern ends पे बनता है, ठीक है। Now importance of tropopause, it is the maximum height to which cloud may reach. Clouds ज्यादा से ज्यादा tropopause तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। Jet streams, maximum wind speeds and clear air turbulence occurs just below it. ये जेट स्ट्रीम्स जो है, फिर ये मैक्सिमम विंड स्पीड है, क्लियर एयर टर्बुलेंस है, ये सब ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपोज यहाँ तक ही होता है, फिर इससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ट्रोपोपोज। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक है? 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। दिस लेयर इनिशियली फॉर 8 to 10 किलोमीटर इज आइसोथर्मल। अब 8 to 10 किलोमीटर तक आइसोथर्मल है, मतलब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर स्टेज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। thereafter टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली एंड टुवर्ड्स द टॉप शार्पली। फिर टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता है, फिर एकदम टॉप पे एकदम शार्पली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। The inversion is produced by the absorption of UV radiation from sun by ozone layer. अब वहां पे टेम्परेचर रिवर्सल क्यों होता है? आगे हमने ट्रोपोस्फोज में आई गेस पढ़ा कि टेम्परेचर रिवर्सल होता है 8 किलोमीटर के बाद। ये इधर रीजन लिखा है, क्यों होता है? क्योंकि जो ओजोन है वो यूवी रेज एब्जॉर्ब कर रहा है सन से, ठीक है, बचाने के लिए अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से, इसलिए वहां पे टेम्परेचर राइज होता है। 8 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। The ozone layer is found in this layer at the height of 25 किलोमीटर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में आता है, कितने हाइट पे है? 25 किलोमीटर पे। इट इज वेरी ड्राई एंड स्टेबल रीजन विद द लो ह्यूमिडिटी एंड नो वेदर। ड्राई है ये रीजन, स्टेबल रीजन है। हमारा ट्रोपोस्फियर क्या था? अनस्टेबल था, ये स्टेबल है। ह्यूमिडिटी बहुत कम है और कोई वेदर चेंजेस है ही नहीं, कोई वेदर है ही नहीं इधर। ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंजेस की वजह से, टर्बुलेंट मिक्सिंग की वजह से स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। ये स्टेबल है, इसमें कोई वेदर नहीं है, ह्यूमिडिटी भी बहुत लो है, ठीक है। दिस लेयर इज अबव स्टॉर्मी वेदर एंड हैज स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड, hence it provides some advantages for flight. स्टॉर्मी वेदर से ऊपर है ये, बहुत स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल विंड है, स्टेडी है, ठीक है, इसलिए फ्लाइट के थोड़े एडवांटेजेस है स्ट्रेटोस्फियर में, ओके। Nacerious clouds and mother of pearl clouds are sometimes seen in the upper stratosphere in the higher latitudes in winters. कभी कभी ये क्लाउड्स दिखते हैं, नेसिरियस क्लाउड्स और मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कभी कभी स्ट्रेटोस्फियर में हायर एल्टीट्यूड्स पे विंटर में दिखता है, कभी कभी, ठीक है। स्ट्रेटोस्फोर इट इज द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फोर, ओके। Okay, now mesosphere it extends from 50 kilometer to 80 kilometer from stratosphere. 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या आता है? मेसोस्फीयर आता है। लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एंड वीक वर्टिकल मिक्सिंग कॉजेज टेम्परेचर टू फॉल विथ हाइट इन दिस लेयर। अब
ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फियर में हम जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर फॉल हो रहा था 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से। फिर क्या हुआ कि स्ट्रेटोस्फियर में हमारे स्टार्टिंग में स्ट्रेटोस्फियर में आइसोथर्मल था, स्टेबल टेम्परेचर था, कोई ऊपर नीचे टेम्परेचर में नहीं था, ठीक है, सेम टेम्परेचर था। बट 8 किलोमीटर के बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज होने लगा क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर था वहां पे, जो ओजोन लेयर जो है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था वहां पे, अर्थ को बचा रहा था, इसलिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब हम मिजोस्फियर में आ गए, 50 to 80 किलोमीटर तक है मिजोस्फियर। मिजोस्फियर में क्या है, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के इधर ओजोन लेयर नहीं है ना, इधर कोई सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए है ही नहीं, इसलिए एंड वीक वर्टिकल मिक्सिंग भी इधर कुछ हो नहीं रही है, इसलिए टेम्परेचर इधर वापस फॉल हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा था ओजोन की वजह से, मिजोस्फियर में वापस टेम्परेचर फॉल हो रहा है क्योंकि इधर कोई सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ओजोन नहीं है, ठीक है। On rare occasion, noctilucent clouds are seen in the upper mesosphere and polar regions. ये noctilucent clouds कभी कभी अपर मेसोस्फीयर में पोलर रीजन्स में दिखता है, ठीक है। Now mesopause. The top of the mesosphere is mesopause. At this level, temperature stops falling. It is the coldest area of atmosphere. Sorry. The temperature is at 80 kilometer is about minus 100 degrees Celsius. Meteors burn up in this layer. मेसोपॉज में क्या हो रहा है, मेसोपॉज टॉप लेयर है मेसोस्फियर का, ठीक है। अब ये लेवल पे टेम्परेचर स्टॉप्स फॉलिंग, वापस बंद हो गया टेम्परेचर फॉल होना, ठीक है। ये कोल्डेस्ट एरिया है एटमोस्फियर का। अब 80 किलोमीटर पे -100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। और मीटियर्स ये मेसोस्फियर में बर्न होता है। Now thermosphere, it extends from mesopause to the end of the atmosphere where temperature increase with the height. The atmosphere above 60 km is called the ionosphere, which is important for radio wave propagation. Serious influence in the radio propagation occurs during solar disturbances due to absorption of radio waves. अब क्या होता है कि मेसोपोज के बाद का जो एटमोस्फियर है वो सारा थर्मोस्फियर है, ठीक है। टेम्परेचर इधर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। इधर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि थर्मोस्फियर जो है वो हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब वो एब्जॉर्ब करता है थर्मोस्फियर, इसलिए इधर थोड़ी हीट होती है, इसलिए इधर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर के बाद के एटमोस्फियर को क्या बोलते हैं, आइनोस्फियर। क्यों? 60 किलोमीटर के बाद का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि जो गैसेस के एटम प्रेजेंट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उस पर सनलाइट पड़ती है, सोलर रेडिएशन पड़ता है वो गैसेस के एटम पे, वो गैसेस का एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आयंस जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने में और रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, क्या होता है मैं वापस समझा रही हूँ कि जो एटम होता है गैसेस के, उस पे सनलाइट या फिर सोलर रेडिएशन बोल सकते हैं, वो पड़ता है वो गैसेस के एटम पे, वो गैसेस का एटम कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। वो आयंस क्या करता है, एक्स रेज को ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, और ये कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये आयंस क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो आइनोस्फियर है वो रेडियो सिग्नल्स को अर्थ पे बाउंस बैक करता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। बट सोलर डिस्टरबेंस के टाइम लाइक सोलर फ्लेयर्स हो गया या बहुत सारा रेडिएशन आ गया, ऐसा कुछ होता है, तब क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है। Mesosphere, it is the outermost layer extending up to the 10,000 km from the top of the thermosphere. The molecules, ozone and atom escapes into space. The air is very thin and has only few particles which may be active in very high temperature but far apart. Very little heat is present in this layer. अब इसमें कुछ नहीं है यार, ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के एटमोस्फियर का। ये ट्रोपोस्फियर के टॉप से शुरू होता है, तो ये स्पेस में बेंड अप हो जाता है, ठीक है। एयर बहुत थिन होती है, इसमें जो पार्टिकल जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
ये सब लीक हो जाते हैं और स्पेस में बेंड हो जाते हैं, ठीक है। ओजोन के सारे मॉलिक्यूल्स एटम सारे एस्केप्स इनटू द स्पेस, ओके। और बहुत कम हीट प्रेजेंट होती है ये लेयर में, बस इतना ही, एग्जोस्फियर में ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ आईएसए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, आईएसए, ये क्या है? एक मॉडल है, इमेजिनरी स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। क्यों ये बनाया गया है? ताकि एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में हेल्प रहे, एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। और ये इट इज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट हाइट्स पे, ओके। अब ये जो दिए हुआ है ना, ये जो मैंने मार्क किया है इतना बड़ा, ये मेन अजम्पशंस ऑफ आईएएस है, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। मैं क्या कर रही हूँ, इधर वो सॉर्ट करके अच्छे से लिख रही हूँ ये साइड वाले पेज पे, और फोटो रख रही हूँ उधर, ताकि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो वहां से पढ़ लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आईएसए डेविएशन। ना व्हाट इज आईएसए डेविएशन? तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड आईएसए टेम्परेचर, उसको आईएसए डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। आईएसए डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टेम्परेचर एंड आईएसए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसको आईएसए डेविएशन बोलते हैं। अभी हमें क्या बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना ठंडा या गर्म है कंपेयर टू आईएसए मॉडल, ठीक है। आईएसए मॉडल से एटमॉस्फेयर कितना ठंडा और गर्म है ये हमें बताता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो एयर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और एयर डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर एयर गर्म है आईएसए से, आईएसए से एयर गर्म है, तो एयर लेस डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है, तो एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर एयर ठंडी है आईएसए से, तो डेंसिटी ज्यादा है एयर की, डेंसिटी ज्यादा है तो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, ठीक है, इंप्रूव हो जाती है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं आईएसए डेविएशन? एक्चुअल टेम्परेचर माइनस आईएसए टेम्परेचर, इधर लिखा हुआ है ना। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल, ठीक है। अगर सर्टन एल्टीट्यूड पे आईएसए टेम्परेचर -5 डिग्री है, ठीक है, और एक्चुअल मेजर्ड टेम्परेचर कितना है? -4.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। आईएसए डेविएशन इक्वल्स टू -4.2 माइनस -5 इज इक्वल्स टू +8 डिग्री सेल्सियस। अब +8 डिग्री सेल्सियस आया, मतलब ये स्टैंडर्ड से गर्म है, प्लस है ना, इसीलिए स्टैंडर्ड से गर्म है। मैं इधर फोटो डाल दूंगी सम की, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी जो मैं समझा रही हूँ ना, ये भी डालूंगी, अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब पॉजिटिव आईएसए डेविएशन आता है, मतलब वो आईएसए से गर्म है टेम्परेचर, एंड लेस डेंस है, इसीलिए लोअर परफॉर्मेंस। अगर नेगेटिव आईएसए टेम्परेचर आता है, तो एक्चुअल टेम्परेचर इज कोल्डर देन आईएसए, इसलिए एयर डेंसर है, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। Jet Standard Atmosphere JSA. ISA values are quite satisfactory for aircraft operating below 30,000 feet but not above this level. ISA वैल्यू क्या है? सेटिस्फैक्ट्री है, बट किस एयरक्राफ्ट के लिए? जो 30,000 फीट के नीचे फ्लाई करते हैं उनके लिए ही ये काम के है, बाकी के लिए काम के नहीं। अब जो 30,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए काम के नहीं है। तो स्पेस फ्लाइट्स के लिए और या फिर हायर एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए, इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जेएसए इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। ये मेन अजम्पशन जेएसए के लिखे हुआ है, ये ये भी याद कर लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट तो है। ओके, हमने लेयर्स पढ़े एटमॉस्फेयर के। अब हमने देखा सभी लेयर में, कुछ लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कुछ लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको समझाती हूँ ये डायग्राम से कि किसमें कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है कि ट्रोपोस्फियर में, जब हम अर्थ से ट्रोपोस्फियर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, देखो इधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ट्रोपोस्फियर तक डिक्रीज हुआ, फिर ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर, एग्जैक्ट 10 किलोमीटर है, ठीक है।
10 किलोमीटर तक, ठीक है। अब 10 किलोमीटर से स्ट्रेटोस्फियर तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत वेरिएशन है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फियर तक। अब स्ट्रेटोस्फियर से स्ट्रेटोपोज तक क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन हाइट। इधर क्या हुआ, ट्रोपोस्फियर तक टेम्परेचर डिक्रीज विथ द हाइट, डिक्रीज हुआ, फिर इधर थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर इधर इंक्रीज हुआ स्ट्रेटोस्पोज तक। स्ट्रेटोस्फियर से लेकर स्ट्रेटोस्पोज तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन हाइट, फिर थोड़ा कांस्टेंट रहा, फिर मिजोस्फियर पे वापस डिक्रीज होने लगा। मिजोस्फियर से लेकर मिजोपॉज तक एकदम डिक्रीज होने लगा, ठीक है। मिजोपॉज में सबसे ज्यादा ठंडी, सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है मिजोपोज, ठीक है। इधर -80 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है, एकदम ठंडा टेम्परेचर। इधर तक टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हाइट के साथ, फिर कांस्टेंट रहा थोड़ा सा, फिर इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, एंड फिर इंक्रीज होता चला गया, है ना। कैसा हुआ, इधर से ट्रोपोस्फियर से लेकर ट्रोपोपोज तक टेम्परेचर डिक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन हाइट, थोड़ा कांस्टेंट रहा स्ट्रेटोस्फियर तक, फिर स्ट्रेटोस्फियर से लेकर स्ट्रेटोस्पोज के साथ इंक्रीज हुआ विथ इंक्रीज इन हाइट। इधर क्यों हुआ, ओजोन की वजह से, मैंने समझाया है आगे स्ट्रेटोस्फियर में, ओजोन की वजह से ये हुआ, है ना। फिर थोड़ा सा एकदम स्टेबल रहा थोड़ा सा, फिर वापस डिक्रीज होने लगा विथ इंक्रीज इन हाइट, है ना। वापस थोड़ा स्टेबल, फिर वापस इंक्रीज इन हाइट, ओके। टेम्परेचर का जो वेरिएशन हमने देखा ना टेम्परेचर का, कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, ये डायग्राम में समझाया है। मैंने पूरा एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ाया है, मैंने पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे इसमें O3 O2 में कन्वर्ट कैसे होता है, वो डिटेल में पूरी प्रोसेस नहीं दी हुई थी। ऑल्सो आगे थर्मल स्ट्रक्चर में कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये भी डिटेल में नहीं दिया हुआ था। तो मुझे डाउट था कि अगर मेरी नोट्स, मैंने एकदम डिटेल नोट्स बनाई है जिसमें मैंने सारी प्रोसेस सब अच्छे से लिखा हुआ है। तो इफ़ यू वांट मैं उसकी एक PPT काइंड ऑफ बना लेती हूँ एंड उसमें से पढ़ाती हूँ, और अगर नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक से ही अच्छा लग रहा है तो वो बताइए, तो मैं टेक्स्ट बुक से ही कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ आंसर दिस, ओके। वी कंप्लीट आर चैप्टर 1 और नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आज के लेक्चर की DPP डाल दी है, ऑल्सो मैंने ISA डेविएशन की क्वेश्चन बैंक डाल दी है। क्वेश्चन बैंक DPP दोनों सॉल्व कर लेना, उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, और एल्स इधर कमेंट कर लेना यूट्यूब पे, आई रिस्पॉन्ड फॉर श्योर, ओके। Meet you in the next video. Bye bye, take care, thank you.